Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 13.1, part 2, right? 13.1, the first exercise of our probability chapter. The topic name is conditional probability, right? इसका पार्ट 2 हम आज करेंगे. पार्ट 1 में हमने बेसिक एंड स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए. बेसिक क्वेश्चंस थे वो, स्टार्टिंग के 1 to 10 हमने कवर कर लिया है. सो दोस्त स्टूडेंट्स जिनको ऊपर वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लीज रेफर टू द प्रीवियस यानी कि यस्टरडेज वीडियो, उसमें आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे. सो क्वेश्चन नंबर 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, करें स्टार्ट. तो देखो नीचे के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने देखा कि 11th क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है ना. 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स भी अच्छी खासी. हर एक टॉपिक में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, हर एक टॉपिक में. जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मिली, फिर उसके बाद थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में मिलेगी, फिर बेस थ्योरम में मिलेगी. अब वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन बता नहीं रहा है कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी. बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, हमको पहचानना पड़ेगा. अभी तो पता है कि एक्सरसाइज ये चल रही है, अभी तो पता है कि एक्सरसाइज ही ये चल रही है. जब सब कुछ हो जाएगा तो कैसे पता लगाएं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा. बेस थ्योरम में बेस थ्योरम का लगेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी का लगेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का लगेगा. ठीक है ना, तो है बड़ी समस्या. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा बेस से समझते चलो चीज को. आप कैच करते चलो कि अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है, इसको आप बिल्कुल रटते तो क्या, चलो समझते चलो कि हाँ ये चीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ. चलो एक काम करते हैं, 11th खत्म करते हैं पहले, फिर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम. ए फेयर डाई इज रोल्ड. एक फेयर, फेयर डाई का मतलब क्या होता है, डाई सब समझते हो है ना. फेयर का मतलब है कि उसमें बायसनेस नहीं है, अनबायस्ड है वो. अनबायस्ड मतलब वो 1 2 3 4 5 6 छह के छह आउटकम्स इक्वली लाइकली है वहां पे, है ना. ऐसा नहीं है कि वो 6 को प्रेफर करता है 2, है ना. ऐसा थोड़ा ना कि फेयर डाई फेयर एंड लवली लगा के आया वो वाला डाई ना, है ना. फेयर मतलब ईमानदार, ईमानदार डाई है, ये सबको है ना बराबर चांसेस देता है. ओके फाइन. तो अब फेयर डाई अगर रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ. पहले आप सबसे पहली लाइन ये लिख देंगे, हेयर एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ फेयर डाई. सो क्योंकि एक ही डाई है तो उसमें सोचना ही क्या, 1 2 3 4 5 6. और जैसे ही हमने ये लिखा तो अगली फुर्सत में ये लिख दिया करो क्या. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए 6, क्योंकि हमको पता है प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने पड़ ही रहे हैं, तो लिख दो, है ना. नाउ व्हाट, अब कुछ इवेंट स्पेस आपको ऑलरेडी गिवन है. जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको कह रहा था इवन नंबर लाओ, ओड नंबर लाओ, नंबर लेस देन 3 लाओ, अब वो नहीं सोचना, वो सब उसने सोच लिया. सोच के आपको डायरेक्ट इवेंट्स बना दिया और इवेंट स्पेस भी दे दिया. तो जो गिवन है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं. मेरे क्या जा रहा है, मेरे कुछ जा रहा है क्या, ये ले भाई. ई और क्या क्या गिवन है, ई एफ और जी गिवन है ना. ऑल्सो, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, इस लिख देना, ऑल्सो इट इज गिवन दैट ई इक्वल टू 1 3 5. फाइन. एफ इक्वल टू 2 3 and g equal to 2 3 4 5. Fine. So from here on, number of elements in E. अब मेरे को वैसे पता नहीं है कि किसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट एक बार के लिए मैं सारे लिख देता हूँ. हो सकता है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े लिखने की, बट फिर भी लिख दो, कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना. कितने हो गए, 4. डन, कोई डाउट नहीं है. नाउ व्हाट, अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन ई ऑन एफ और एफ ऑन ई. अब मुझे पता है, देखो ई ऑन एफ और एफ और इन एफ ऑन ई के लिए, दोनों के लिए ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए. तो देखो इधर चाहिए इंटरसेक्शन एफ, इधर आ जाओ, ई इंटरसेक्शन जी भी चाहिए दोनों के लिए, और नीचे आ जाओ तो एफ इंटरसेक्शन जी भी चाहिए होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी चाहिए होगा, ई एफ जी तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा. तो 3 इंटरसेक्शन में पहले निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पुट 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 करने का काम रहेगा. ठीक है ना, सामग्री तैयार कर लेता हूँ. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले नाउ ये अब अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है कि हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करके बाद में बीच में सामग्री. एक बार आपको एक एग्जांपल दिया था, सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर याद आ रहा है कांदा तो काटा ही नहीं, सब्जी के बीच में काट लिया, और पहले ही सोच लिया अरे कांदे की जरूरत पड़ेगी, काट के रख दिया, और फिर केवल पुट करने का टाइम काम रहा हमारा. ठीक है ना, वो आप कैसे भी कर लो, बहुत तरीके सही होंगे, अभी पर्सनल चॉइस है. सो नाउ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए मुझे एक तो, और क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन जी भी चाहिए, और तीनों का भी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी चाहिए. बता दो तीनों क्या क्या है. ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है,
3, ई और जी में क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 5, 3,5। और तीनों की बात करें तो ई एफ जी तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। ठीक है साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो सब। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन है 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी 2 होगा, दो लोग हैं ना इसमें। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये 1 होगा। सारी सामग्री तैयार है, बस अब कढ़ाई चढ़ा दो और बस तड़का लगा दो, जो भी लगता है मुझे पता नहीं। ठीक है ना, आ जाओ नाउ। इसमें से जो जो चीज चाहिए होगी वो तैयार है, सब उठा के डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। पहले ई ऑन एफ बताओ, फॉर्मूला बोलो। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने? कहाँ 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एफ कितने? 2 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 6 कट के आंसर इज 1/2। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। एफ ऑन ई में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई करोगे, और अगली स्टेप में मैं इसको इंटरसेक्शन एफ लिख दूंगा। ये सारा काम कल करके आए, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। अभी इस वाले क्वेश्चन में मैं दोबारा 2 स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में करना है एफ इंटरसेक्शन ई। अगली स्टेप में उसको चेंज करना है, इंटरसेक्शन है, और फिर इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू। क्योंकि हम अभी बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी हम बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स में एक और एक लाइन खींच के दिखाना पड़ता है, ये एक और एक और ये 2। फिर जब हम एडवांस हो जाएंगे, यही पार्ट आपको आगे बेस थ्योरम में कहीं अप्लाई करना पड़ रहा है, आपको मान नहीं करना। ठीक है, नाउ व्हाट, एफ इंटरसेक्शन ई। या तो फिर एक काम कर लो, ई इंटरसेक्शन एफ इसी के आगे सामग्री में लिख लो कि दोनों सेम है। ठीक है, कैसे भी कर लो। ओके फाइन, तो ये क्या हो जाएगा? वही 1/6 डिवाइडेड बाय ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6, 1/3। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे ये है कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को नंबर बाय नंबर मत मान लेना। ऐसे मत कर देना कि ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ करना है ना, तो आपने 1/2 डायरेक्ट कर दिया, या आपको ई इंटरसेक्शन एफ बाई ई करना है ना, तो आपने 1/3 डायरेक्ट कर दिया। ऐसे मत कर देना। उसका कारण है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन में हम करेंगे ना, तब आपको उसको ये साबित कर दूंगा कि ये करना क्यों गलत होता है। अभी तक क्या है, किसी भी क्वेश्चन में आंसर आपका मिसमैच नहीं हो रहा है, तो आपको मजे आ रहे हैं कि सर तो बस ऐसे बोलते रहते हैं कि नंबर बाय नंबर मत करना, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी करना, पर करते तो नंबर बाय नंबर है। मन में ऐसे चल रहा होगा, चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। करते तो वही है ना, नंबर बाय नंबर ही करते हैं ना। अब आप नंबर बाय नंबर इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में करके दिखाओ, आंसर गलत हो जाएगा। तो वहां तक आते आते ही साबित हो जाएगा। हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी, एंड नॉट नंबर बाय नंबर। तो आपको बकायदा 1/6/2/6 करना है, एंड 1/6/3। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। तो आज खुशी का आइडिया था कि हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना खुशी? ठीक है, ई ऑन जी क्या? बस ये पहला ही जो दिख रहा है स्क्रीन पे इतना ही है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ई इंटरसेक्शन जी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2। तो 2 नहीं लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2/6। ठीक है, ठीक है ना, 2/। हम्म, किनका? ठीक है, फिर आगे बोलो। एंड मतलब 2 क्वेश्चन है, एक में भी 2 क्वेश्चन है, ये भी निकालो ये भी निकालो। ठीक है, अच्छा अगर आप कह रहे हो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फिर क्वेश्चन ऐसे बनता, देखो, पी ई ऑन एफ एंड एफ एन ई। पी बाहर कॉमन रहता, इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। समझ में बात? पी अलग अलग है ना, मतलब ये अलग निकालो ये अलग निकालो, समझ गए? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक में 2 क्वेश्चन है, यानी टोटल मिला के 6 क्वेश्चन सही है। एक में 2, 2 में 2, 3 में 3। नाउ व्हाट, बताओ 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो कट कटा के आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और जी ऑन ई निकाल दो फटाफट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई
और हमने क्या डिसाइड किया, इसको अगले स्टेप में आप लिख दोगे ई इंटरसेक्शन जी, लेकिन डिवाइड किससे होगा अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। तो जी इंटरसेक्शन ई, इसको मैं जी इंटरसेक्शन ई भी लिख सकता हूँ। तो क्या है, क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 2/6। प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बार बार याद दिला रहा हूँ, 3/6। तो आंसर इज 2/3। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट वन, थर्ड एंड द लास्ट वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलना, ई यूनियन एफ ऑन जी। ठीक है ना, दूसरा बाद में करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, अब इसको बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड या सेकंड, सेकंड। भाई किसी दो इवेंट्स का यूनियन तो ऊपर है, और गिवन दैट, मतलब कंडीशन क्या गिवन है कि कोई जी नाम, कोई तीसरा, मतलब तीन इवेंट्स यहाँ पे शामिल होंगे, तो हम क्या कर देंगे, ई ऑन जी, एफ ऑन जी, ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, है ना। तो इट विल बी लाइक, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी। अच्छा, अगर आप प्रोबेबिलिटी भूल गए, अगर आप प्रॉपर्टी भूल गए, तो आप कभी भी टाइम बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो। बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, है ना। ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जब आपको ई यूनियन, ई गिवन है, एफ गिवन है, जी गिवन, तो आप यूनियन निकाल लोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके गिन लोगे, फिर इसका इंटरसेक्शन जी से कर दोगे। इसके बाद भी आप अभी चाहो तो डी मॉर्गन्स लॉ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कभी भी भूल जाओ तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कुल मिला के, कि जिसके ऊपर निकाल रहे हो उन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे वो अकेला। ठीक है, चलो अभी हम नहीं भूले हैं फॉर्मूला, तो हम तो यूजिंग द प्रॉपर्टी हम करेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड जो है, वो लोग क्या लिखा थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी प्लस एफ ऑन जी प्लस ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे लिख देता हूं, इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, ऐसे ही करोगे। अच्छा, ये दो प्रोबेबिलिटी आप निकाल के आए हो, कॉपी पेस्ट मारो। ई ऑन जी की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये रही 1/2। एफ ऑन जी की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा भैया। एफ और जी का इंटरसेक्शन नहीं कराया क्या एक बार भी, कराओ फिर, ऊपर कराता हूँ, देखो एफ, तो ये देखो, ये भी पहले सोचना होता है ना। अब ये एकदम से याद आया, अरे सब कुछ तो सामग्री तैयार कर दी, लेकिन हल्दी ले आना तो भूल ही गए। अब ले आए हल्दी, तो अब हल्दी को क्या गैस को बंद करके पहले तैयार थोड़ा करोगे, जो बनी हुई है उसी में काट के डाल दोगे, जैसे भी होता है ना। एफ इंटरसेक्शन जी, बताना एफ और जी में क्या इंटरसेक्शन है, 2 और 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके 2, 2। ठीक है, तो बताओ भाई क्या होगी इसकी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे ही करोगे। ठीक है ना, और प्लस आगे चलो, ई इंटरसेक्शन एफ, इसको कैसे लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सबका ही हो जाएगा इंटरसेक्शन, तीनों का, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे ही होगा, बताओ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 1/2। अब एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी बता दो। एफ इंटरसेक्शन जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा 6 है ही सही। जी की प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हो 4/6। ठीक है, प्लस इधर आओ, ई एफ जी हमने निकाला था, हमको पहले थोड़ा हिंट मिल रहा था कि तीनों को करना ही पड़ेगा, तो 1/6 डिवाइडेड बाई जी की निकाली, इससे भी 4/6। तो उसके बाद यहाँ कर देता हूँ इक्वल टू 1/2 प्लस 2/4 को वापस 1/2 और प्लस 1/4, सही है। तो कितना हो गया, 1/2 1/2, ज्यादा आ गया। तो ज्यादा पता है क्यों आ गया, फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, माइनस आता है। देखो घंटी बजनी चाहिए, अरे ज्यादा कैसे आ रही है, फाइनल चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं आ सकती, फाइनल चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, बीच में कहीं आ जाए, ठीक है। अभी फाइनल आंसर आने वाला था मेरा, और फाइनल आंसर 1 से ज्यादा कैसे आ सकता है ना। सो ये माइनस, माइनस, सो 1 - 1/4 गिव्स मी 3/4, डन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक और रह गया अभी, ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी पता है, इसको निकालने के प्रोसेस में ही निकाल लिया मैंने, ये रहा। ये ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी तो है, क्या है ये, तो इसका आंसर क्या निकाला है आपने, 1/4 आंसर। अब सारे आंसर मैच कर लो एक बार। पहले क्वेश्चन का आंसर 1/2 1/3, मैच करो, 1/2 1/3, दूसरे का भी 1/2 1/3, हाँ 1/2 2/3 तो है, सही है। और तीसरे में पहले का आंसर तो 3/4 और दूसरे का आंसर 1/4, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलें अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे एंटर मार रहे हैं हम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसा कि मैंने आपको कहा
कि पहचान करनी पड़ेगी। अभी तो क्या बेनिफिट है, एक्सरसाइज वो चल रही है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, बट एग्जाम में नहीं पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान है कि एक शर्त गिवन हो कि ये तो इवेंट हो ही चुका है। तो आपको कभी भी एक इवेंट 100% हो चुके होने की गारंटी मिल जाए तो वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है। इस चीज को पकड़ के चलो, छोड़ो मत। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ढीला होता जाता है, हमारा ढीला होता जाता है, छूटती जाती है, वापस पकड़ो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तेरा मतलब ये है कि एक इवेंट हो चुका है, अब इसके रेफरेंस में अब दूसरा इवेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसको बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई मान लेते हैं, और जो हो चुका है उसको एफ मान लेते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एनसीईआरटी की, जो हम फॉलो की। बोलो। हाँ हाँ, बट ये खराब हो गई तो देखो नीचे, खराब भी उसके जस्ट नीचे ही है ना, पहले अच्छी है फिर खराब है। तो हम वर्स्ट पोजीशन मान के चले, हम बुरी से बुरी पोजीशन मान के चलें, हमारे साथ तो हमारी किस्मत खराब है, बहुत ही बुरा होता है हमारे साथ, है ना। तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्हाट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। अज्यूम करवा लिया, और अगर ना भी कराए तो भी हम इसको नेचुरल थिंग मानेंगे कि ये तो होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होगा तो इक्वल चांसेस मानेंगे बॉय एंड गर्ल होने का, है ना। इसमें हम हमारे चालाकी चतुराई नहीं लगाएंगे। चालाकी चतुराई जैसे सर आजकल तो टेक्निक्स हैं, पता लग जाता है, वो सब इलीगल है ना। इलीगल चीज के बारे में हम क्यों सोचे भाई ऐसा होता है ना। ठीक है, तो हम अज्यूम ऐसे ही मानेंगे कि इक्वल लाइकली हाफ चांसेस है 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, आगे। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, अगर एक फैमिली में दो बच्चे हैं तो क्या संभावना है कि दोनों लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी। और गिवन दैट क्या दे रखा है, ये और ये। तो देखो, जो गिवन दैट दे रखा है वो एफ होता है, जो गिवन दैट दे रखा है वो एफ होता है, और जो पूछता है वो ई होता है। यानी कि बोथ गर्ल्स आना तो ई रहेगा दोनों ही क्वेश्चंस के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और एफ दोनों के लिए बदल रहा है, क्योंकि गिवन दैट में ये कह रहा है, गिवन दैट में ये कह रहा है। तो एफ एक बार के लिए ये होगा और एक बार के लिए होगा ना, दो क्वेश्चन है ना। ई दोनों के लिए सेम, एफ दोनों के लिए अलग अलग। समझ आया? ठीक है। अब ये इवेंट स्पेस मानने से पहले आपको सैंपल स्पेस मानना पड़ता है, टूटेगा किसी दिन बहुत बुरा। और ये अगर टूट गया ना, नया आता नहीं है फिर, ये पूरी सब कुछ नया, पूरा सेट नया आएगा। और वो भी नहीं मिलता आजकल, वो भी नहीं मिलता है, बहुत पुराना लिया हुआ है, आजकल मिलता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ गई। न्यू टेक्निक्स महंगी है, टैबलेट हो गया या वो 3D बोर्ड हो गए, और न्यू टेक्निक्स महंगी है। तो इसलिए हमारा लाइफ लाइन है कुछ टाइम तक का। ये इसमें इंक का है, इसमें बैटरी है ना बेटा, अभी आपको दिखा ही ना। तो मैग्नेटिक, आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, मैग्नेटिक पकड़ता है इसमें जो भी होता होगा आपका। हाँ, मैग्नेट से वो पकड़ता है। इंक मत डाल देना किसी दिन, आप चलाओ और किसी दिन काम कर रहे हो, सर चल नहीं रहा था, मैंने इंक डाल दी थी, फिर चलने लग गया था फिर चलने लग गया था, तो उस टाइम चलने लग गया था, फिर वो चलेगा ही नहीं। हाँ जी, आ जाइए। तो बोथ आर गर्ल्स, तो सबसे पहले क्या मानना है, सैंपल स्पेस। तो पहली लाइन आप इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, जो मैं नहीं लिख रहा हूं, कि हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑफ एनालाइजिंग एनालाइजिंग द न्यू बॉर्न बेबी ऑफ ए फैमिली, है ना। अज्यूमिंग दैट द फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, है ना। इस तरीके से लाइन बना के लिख देंगे, लिख सकते हो आप ये छोटी मोटी चीजें। सो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ। अब देखो, सैंपल स्पेस में हम एक काम करते हैं, भाई दो बच्चे हैं, तो या तो दोनों लड़के, दोनों लड़कियां, पहला लड़का दूसरी लड़की, क्योंकि यंगेस्ट और एल्डेस्ट भी कह रहा है, यंगेस्ट और एल्डेस्ट भी कह रहा है, तो बड़ा छोटा का भी सीक्वेंस में मैटर करेगा। अगर यंगेस्ट ओल्डेस्ट नहीं कहता, वो अगर ऐसे कहता है एक लड़की एक लड़का, तो फिर वो मैटर नहीं करता, है ना। फिर तीन केस बनते हैं, दोनों लड़कियां दोनों लड़के, एक लड़का एक लड़की। लेकिन अब यंगेस्ट ओल्डेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, पहला लड़का दूसरा लड़का पहला केस, पहली लड़की दूसरा केस, पहला लड़का दूसरी लड़की तीसरा केस, और पहली लड़की दूसरा लड़का चौथा केस। समझ गए? अब हम क्या करते हैं कि जो पहली चीज है, जो मतलब यंग, जो बड़ा है उन दोनों में से, एल्डर है, उसको पहले वाले सीक्वेंस पे रख देते हैं, और जो यंगर है उसको दूसरे वाले सीक्वेंस पे रख देते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहला लड़का दूसरा भी लड़का। ठीक है, अब इसको कॉइन जो अपन टॉस करते हैं उससे कंपेयर करो, उसमें क्या बनता था, एच एच के बाद एच टी। तो पहला लड़का लेकिन दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, और दोनों ही लड़कियां, जिसमें पहला लेटर तो डिनोट कर रहा है एल्डर चाइल्ड को, और दूसरा लेटर डिनोट कर रहा है यंगर चाइल्ड को। एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, टू टू बॉयज, दिस इज वन बॉय वन गर्ल,
एंड दिस इज टू गर्ल। ठीक है, डन। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब मैं इवेंट स्पेस और ये सब कुछ डिफाइन कर, अच्छा इवेंट स्पेस में ई तो दोनों के लिए सेम था, तो मैं ई तो इन जनरल लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए सेम है वो, है ना। सो ई क्या हो जाएगा, ई कैसे डिफाइंड है पहले मैं लिख देता हूं। ऑल्सो इवेंट ई इज डिफाइंड एज बोथ आर गर्ल्स, लिख दिया मैंने। तो इस लिखने से थोड़ा ना काम चलेगा। सो ई के इवेंट स्पेस बताओ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हुए, उसमें से दोनों गर्ल्स वाले यानी जी जी, जी जी ठीक है ना भाई, दो गर्ल्स होंगी तो एक दूसरे को जी जी बोलेंगी। ठीक है, चलो। तो अगर इसमें जी जी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे लेकिन सपना नहीं आ रहा, है ना। पर पता है यार इसकी इसकी अगर अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मानते हैं तो इसके तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है, बट ठीक है चलो लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसमें आपको एक इवेंट गिवन है, गिवन दैट में यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यानी पहली बात तो देखो ये ग्रामर गलत यूज कर रहा है, दो के लिए तो यंगर एल्डर यूज कर सकता, तो सुपरलेटिव डिग्री की यूज कर रहा है, दो ही तो है, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकता है। ठीक है, सो हाँ द और यंगेस्ट तो ठीक है, लेकिन द यंगर बोलना चाहिए उसको, है ना। ओके, चलो ठीक है। तो ऑल्सो इवेंट एफ इज डिफाइंड एज, हाउ द इवेंट एफ इज डिफाइंड, द youngest is a girl, youngest is a girl. So tell me the event space F. youngest मतलब छोटी वाली गर्ल चाहिए, तो बीजी एंड जी जी, यस। तो जैसे ये पता चलता है अगली फुर्सत में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो गए टू, क्योंकि एक्चुअल 2 1 ये लिखना है, ये तो बीजी जी जी थोड़ा लिखना है फॉर्मूला पे जाके, है ना, नंबर काउंट करके लिखना है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के लिए और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की भी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ऑल्सो ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप देखो ई और एफ में क्या कॉमन है, जी जी, और बीजी जी जी में से जी जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1। फाइन, ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा काम। ई एफ जी, ठीक है, ठीक है। सो नाउ आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, क्या जैसा क्वेश्चन है वैसी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल इज गिवन बाय, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगले क्वेश्चन से नहीं लिखूंगा मैं ये सारी लाइन्स, है ना, भगाऊंगा। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दैट बोथ आर गर्ल्स, और गिवन दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में गिवन कंडीशन भी चाहिए ही चाहिए, गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट, क्या गिवन कंडीशन है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। इसको आप चाहो तो ऐसे कॉमा में भी पैक कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी डेफिनेशन चाहिए ना, बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल इज गिवन बाय, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं किस फॉर्मूला से डिफाइन करूंगा, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, जी कहां से आ गया, ई ऑन एफ, और बाय फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, probability of E intersection F divided by probability of F. So E intersection F की probability कैसे निकालोगे, कहाँ है, 1 डिवाइडेड बाय, इसके आगे लिखा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4 हो गया, तो 1/4, नंबर बाय नंबर नहीं करना, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी करना है। F के इवेंट्स हो जाएंगे 2/4, यानी कि आंसर इज 1/2। आंसर समझ आया। अब सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा क्विकली करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको अगेन नया इवेंट स्पेस मानना पड़ेगा, तो एफ मान लिया है तो जी, इसको एफ मत मान लेना बेटा, क्यों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक लेटर एक ही चीज को मिलता है, आप क्वेश्चन चेंज करके वापस एफ लिख सकते हो, लेकिन इस सेम क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, है ना। तो जी क्या कह रहा है वो, एटलीस्ट 1 इज इक्वल, तो आप लिख दोगे हेयर अगेन एन इवेंट स्पेस जी इज डिफाइंड एज जी, और फिर दो ऐसे कॉलन लगा के एटलीस्ट 1 इज इक्वल, कम से कम एक गर्ल होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 इज इक्वल। सो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस जी के, अब देखो मैं वही सोच रहा था और वो चीज सामने आ गई, देखो जी जी सेम हो गया है ना। तो ये चीज भी एनालाइज करनी होती है बोर्ड एग्जाम्स में, आप एक काम कर सकते हो कि ये जो लेटर्स लिख रही हो सारे स्मॉल लेटर्स लिखो, नहीं फर्क पड़ता है, मार्क्स कट जाते हैं।
देखो जी इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप, देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसे कर दो, कुल मिला के आप डिफरेंशिएट कर देना है ना। ठीक है, नहीं तो लेटर सारे जो अपन लेटर्स ले रहे हैं ना शुरू में, भाई इवेंट को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करा रहे हैं, तो अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट कराते हैं ना। बोलो जी एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की किस किस में, बीबी को छोड़ के सब में, बीजी, जीबी एंड जीजी। सो अब इसकी जरूरत, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है ई इंटरसेक्शन जी की पड़ेगी, है ना। नाउ ई इंटरसेक्शन जी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो ई तो था ही, जी जी। ठीक है, सो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वन, ये पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू वन। ठीक है, चलिए तो नाउ अब वही लाइन लिखनी पड़ेगी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, अब गिवन दैट क्या है, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी, बाय फॉर्मूला इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। सो ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, और जी की तो पहले निकाल ही ली थी, नहीं निकाली थी क्या, अब निकालो जी की। अच्छा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होंगे फिर तो, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी विल बी 3, सो 3/4, 1/3, मैच करो आंसर्स दोनों, सही है। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस के बारे में सोचना। शुरू करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको पता है कि छोटी वाली लड़की है, अब बताओ दोनों लड़की होने की क्या गारंटी है। भाई छोटी वाली लड़की तो फिक्स हो गई, तो सारा दारोमदार बड़ी वाली बच्चे के ऊपर है, तो बड़ा वाला बच्चा वही बॉय एंड गर्ल, तो हाफ प्रोबेबिलिटी 1/2 आंसर आ रहा है। आपको पता है कि दोनों में से एक तो लड़की है, कम से कम एक, कम से कम एक तो लड़की है, तो कम से कम एक लड़की है, यानी वो जी बी, बी जी या जी जी, यही हमारा, बी बी तो नहीं है। अब दोनों में से एक तो लड़की है और आपको चाहिए क्या, दोनों लड़की है, तो तीन केसेस में से एक ही तो केस है जिसमें दोनों लड़की है, भाई दोनों में से एक लड़की तो कंफर्म है। तो अब हमारे सामने स्कोप क्या रहा, जी जी, बी जी या जी बी, दोनों में से एक तो लड़की है ना एटलीस्ट, उसमें से आपको 100% क्या चाहिए, क्या चाहिए कि दोनों ही लड़कियां हो, तो उन तीन में से एक ही केस बचा जो दोनों लड़कियां देता है, जी जी, तो 1/3 आंसर। तो कॉमन सेंस से हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट कर, या किसी भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लॉजिक वाइज कनेक्ट करते हुए चलना, ये आपको आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में कि किस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए। ठीक है, नहीं तो लास्ट में जाते जाते ऐसा लगेगा, लिटरली ऐसा लगेगा कि प्रोबेबिलिटी तो शायद पड़ी ही नहीं इस साल, वाकई में ऐसा लगेगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। An instructor has a question bank of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions। देखो मेरी बात, 300, 200, 500, 400, कितने हो गए टोटल, 1000 से भी पार हो गए। तो आप सैंपल स्पेस तो बनाने से रहे, नहीं बनाओगे, तो आप सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालोगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना, जैसे दो कैटेगरी को, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये तो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, और दूसरी कैटेगरी है डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट या इजी, डिफिकल्ट या इजी। तो ऐसे में इस पूरे डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इस पूरे डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। समझ गए क्या बच्चे। ठीक है, तो कर दूं मैं, टेबल बना दूं मैं? तो मैं एक 4x4 की टेबल बनाता हूँ, कितने बाय कितने की, 4x4, 4x4 की, देखो कैसे। 1, बस पहले वाले कॉलम को बड़ा बनाता हूँ, 1, देन 2, देन 3 एंड देन लास्ट में 4, और कॉलम रो वाइज भी 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4, बना दी। ठीक है, अब आप रो वाइज या तो डिफिकल्टी लेवल ले लो, या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लो, कैसे भी ले लो, है ना। तो देखो लेट से मैं टाइप तो इधर ले लेता हूँ, टाइप तो इधर ले लेता हूँ और डिफिकल्टी नीचे ले लेता हूँ, मतलब टाइप तो रो वाइज चलने दो
और डिफिकल्टी कॉलम वाइज चलने दो, कैसे भी कर सकते हो वैसे तो ना। तो टाइप कौन कौन से मेरे पास, एक तो है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस और एक है एमसीक्यू टाइप, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे, फाइन। और डिफिकल्टी लेवल में क्या क्या है मेरे पास, इजी एंड डिफिकल्ट। हार्ड नहीं होता क्वेश्चन कभी भी। हार्ड का मतलब क्या होता है, फिजिक्स पढ़ते हो आप तो यार। हार्ड का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड है। तो क्या क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि टूट नहीं रहा है क्या, वो सॉलिड कैसे हार्ड कैसे होगा। इजी डिफिकल्ट होता है ना। सॉफ्ट एंड हार्ड तो सब्सटेंस या ये होते हैं पत्थर और ये सब है ना। इजी डिफिकल्ट तो इसका टोटल आप यहां लगा देना। ठीक है, तो अब भरना शुरू करें इस डेटा को। ऐसे कितने क्वेश्चन है जो इजी भी हैं ट्रू फॉल्स भी हैं, 300 पहले पहले दिया हुआ है, 300 यहाँ आ जाएगा। ऐसे कितने क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं, 200। तो कुल मिला के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस 500 हो गए, मानते हो, मानते हो क्या। ओके, नाउ ऐसे कितने क्वेश्चन है जो इजी भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। इजी एमसीक्यूज देखो पढ़ो, 500 इजी एमसीक्यूज और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज, तो 500 इधर और डिफिकल्ट एमसीक्यूज में 400, तो टोटल एमसीक्यूज हो गए 900। अब टोटल लगाओ रो वाइज, तो 300 500 इजी क्वेश्चंस टोटल 800 हो गए, और 200 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन 600 हो गए। अब ये जो टोटल है लास्ट वाला, ये रो वाइज भी मैच करना चाहिए, कॉलम वाइज भी मैच करना चाहिए, तभी सही है। और अगर नहीं है, नहीं मैच करता है, तो समझ लेना आपने फिलिंग में गलती कर दी, डेटा फिलिंग में आपने गलती कर दी। तो देखो 800 600 1400, और इधर से 500 900 1400, समझ गए। ये दोनों साइड से मैच करना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। फाइनली मेरे पास 1400 क्वेश्चन है। ठीक है, डन। ये टेबल बना दोगे, कल को 6x6 की भी आ सकती है, कल को 5x5 की भी आ सकती है। ठीक है, डन। अब क्या करें, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो आप सैंपल स्पेस लिखते थे ना, वो सैंपल स्पेस एक तरीके से ये है, ये पूरी टेबल है, या फिर यूं कहूं सैंपल स्पेस नहीं कह सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नाउ व्हाट, if a question is selected at random from the question bank, now the random experiment is given, ये तो given information थी है ना। अब random experiment क्या है, random experiment is done of picking a question out of those 1400 questions at random। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ये हो गया, तो अब पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो जो पूछता है वो ई, जो पूछता है वो ई, तो इजी क्वेश्चन पूछना ई हो जाएगा। लेट द इवेंट स्पेस ई बी दैट एन इजी क्वेश्चन इज आस्क्ड, एन इजी क्वेश्चन इज सेलेक्टेड, सेलेक्ट कर रहा है ना, एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है, एन इजी क्वेश्चन इज सेलेक्टेड, फाइन। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अच्छा एफ गिवन दैट भी लिख दो। गिवन दैट क्या है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एफ ले लूंगा जो उसको चाहिए, मतलब 100% हो चुका है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन, एन एन एमसीक्यू क्वेश्चन, एन एमसीक्यू क्वेश्चन इज सेलेक्टेड। ठीक है बेटा, अब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, पहले तो ई की तो खैर जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, पर चलो निकाल लो एक बार के लिए। इजी क्वेश्चंस कितने हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस गिनो, 800 हैं। देखो इजी का टोटल कितना आ रहा है, 800। और एमसीक्यू के क्वेश्चंस कितने हैं, एमसीक्यू ऐसे टोटल 600, क्यों, 500 400 900। ठीक है, अब आपको इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ एक ऐसा इवेंट हो जाएगा जो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। एन इजी एमसीक्यू क्वेश्चन इज सेलेक्टेड। समझा क्या। ठीक है, इंप्लाय करो, बताओ खुशी, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं इसमें, ई इंटरसेक्शन एफ में के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए मुझे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोचने जो इजी भी है और एमसीक्यू भी है, कितने इजी भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, 500 इक्वल टू 500। ठीक है, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन इजी एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी सेलेक्टेड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, which is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. So E intersection F की probability, E intersection F में 500 लोग हैं, टोटल 14, अच्छा इसके आगे लिख देना, ये 1400 आ चुका है ना, और ये इस 1400 का डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल का है ना। तो 500 बटे 1400, और F में कितने थे, 900 बटे 1400। सो द आंसर विल बी 500 बाई 900, 5/9। ठीक है, ठीक है, लिख दिया। अब इतने अच्छे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछना, तो इस क्वेश्चन के साथ ना इंसाफी करना हो जाएगा, इसके साथ थोड़ा इंसाफ कर देते हैं। तो मैं
नहीं, मैं पूछता हूँ ना आपसे बात, ठीक है? मैं अलग अलग इवेंट पूछता हूँ, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन टू तनिष, एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन टू तनिष, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड क्वेश्चन विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन गिवन दैट, गिवन दैट इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आपको गिवन है कि ट्रू फॉल्स है, और आपको पता लगाना है ट्रू फॉल्स में डिफिकल्ट होना चाहिए। बताओ। हो गया। 2/5 करेक्ट है। ठीक है, अब सुनो तनिष्क, आपने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया ना, इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप पकड़ के नहीं बैठे हो अभी भी। वाई नॉट टू सॉल्व, अगर मैंने आपसे ओरली पूछा है तो ओरली में आप वाई नॉट टू सॉल्व दिस ओरली, मैंने आपसे क्या कहा, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि वो कैसा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। तो वैसे 1400 बड़ा विशाल सैंपल स्पेस था, लेकिन अब हिंट मिल गया कि ट्रू फॉल्स है, तो वो सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर 500 का ही रह गया। उस 500 में से डिफिकल्ट चाहिए आपको 2/5। ऐसा ही तो इसमें हुआ है, ऐसा ही तो इसमें हुआ है। इसमें क्या था कि मैंने आपको दे दिया था गिवन दैट, क्या दे दिया था कि वो एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू कितने हो गए, 900, और 900 में से भी इजी चाहिए, तो 500 बटे 900, 5/9। भाई लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, बट अगर आप पकड़ के बैठे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है, तो फिर लिखने में गलती हो ही नहीं सकती। और अगर आप केवल लिखने के पैटर्न पे ध्यान रखोगे तो हो सकता है आप कर भी दो, हो सकता है आप गलत भी कर दो। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठना पड़ेगा। एक और खुशी आपसे है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। अब एमसीक्यू होना ही चाहिए, एमसीक्यू होना ही चाहिए, और मैंने आपको कह दिया कि मुझे पता है कि वो डिफिकल्ट है, गिवन दैट इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। 9/4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी की, वाह। आराम से, टेक योर टाइम, डू नॉट हेजिटेट, आराम से सुनो। मैंने आपको क्या कहा कि ऑलरेडी क्या हो चुका है, एमसीक्यू। टोटल कितने थे, 1400, 1400 में एमसीक्यू कितने हैं, 900, एमसीक्यू 900, यस। तो अब आपका 1400 का सैंपल स्पेस नहीं, आपका 900 का सैंपल स्पेस, उसमें से इजी डिफिकल्ट है, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया आपको। मैंने आपको कहा था कि ऑलरेडी मुझे पता है कि इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी पता है कि इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन 1400 में से कितने हैं, ये सोचो ना, 800 है ना। इजी क्वेश्चन 1400 में से कितने हैं, 800। तो अब 800 का ही सैंपल स्पेस रहेगा मेरा, श्रिंक होके। उस 800 में से 300 तो ट्रू फॉल्स है, 500 एमसीक्यू है। मैंने क्या पूछा, एमसीक्यू, तो 500। बाई इट। भाई सबसे पहले 1400 क्वेश्चन थे, मैंने आपको ऑलरेडी जो इवेंट हो गया वो क्या दिया, कि वो एक, कि वो एक इजी क्वेश्चन है। तो 1400 में से 800 और 600 में डिवाइडेड थे, 800 इजी, 600 डिफिकल्ट, तो ये तो कट गए, इजी रह गए, केवल श्रिंक हो गया मेरा कंडीशन मिलते ही। अब इस 800 में से भी 300 ट्रू फॉल्स और 500 एमसीक्यू, मैं आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूं, तो 500 बटे 800। और अगर आप अभी इसको लिखने बैठोगे तो कर दोगे, लिखने बैठोगे तो कर दोगे, बट ऐसे करना आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना आना चाहिए आपको। ठीक है, डन। चले आगे, और प्रैक्टिस करना है इसकी एक बार। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, इसी पैटर्न पे एग्जाम्पल्स भी है ना, उन एग्जाम्पल्स को साथ के साथ देखते चलना, तब वो चीज पकड़ में रहेगी, नहीं तो छूट जाएगी कहीं आगे चलते चलते। ठीक है ना, वार्निंग मानना इसको, है ना, ये छूट जाएगी आगे, अभी कह रहा हूं मैं, है ना, इसको पकड़ के रखना है, तो प्रैक्टिस चाहिए होगी, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, गिवन दैट
टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। भाई डाइस थ्रो करेंगे दो, तो 36 का सैंपल स्पेस बनेगा ना। तो सबसे पहला मैं काम वही कर देता हूँ, बाकी बात बाद में है ना। तो हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, दो को एक साथ फेंक रहे हैं या एक को दो बार फेंके, एक ही बात होती है, कल बताया था। तो पूरा सैंपल स्पेस भी नहीं लिखूंगा, स्मार्टली लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा स्मार्टली? देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2,1, 2,2 अप टू लाइक दिस, ये ऐसे कॉपी पेस्ट होगा, मतलब कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा, एक तरीके से इसी सीक्वेंस में चलेगा, इसी सीक्वेंस में चलेगा अप टू 2,6 इस रो में। और फिर नीचे लिखने का पैटर्न होना चाहिए ना। ऐसा करते करते लास्ट पे आ जाऊंगा मैं 6,1, तो उसी तरीके से ये भी इधर आ जाएगा 6,2, और ऐसे करते करते ये रो भी एंड हो जाएगी 6,6 पे। तो आप शॉर्ट में भी लिखो तो ऐसे लिखो कि सामने वाले को समझ में आए, नहीं तो फिर पूरा ही लिख दो। ऐसा नहीं, हाँ ये ज्यादा बड़ा नहीं है, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट फिर भी मान लो कि टाइम नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने बाकी है, तो भी इस तरीके से लिखो कि उसको बुरा ना लगे, कहीं वो बुरा मान जाए यार क्या लिखा है इसने, है ना। ठीक है, बुरा नहीं मनवाना उसको, ठीक है। ओके नाउ व्हाट, अब क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए उसको? अब आपको ये पता है गिवन दैट क्या है। जो गिवन दैट होता है वो एफ इवेंट होता है, याद रखना। और जो पूछ रहा है वो इवेंट होता है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूं उसको चाहिए क्या। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, तो ये चाहिए ना उसको, ये चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द, तो इसको ई मान लूं। लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई बी क्या, द सम ऑफ द नंबर्स, अभी डायरेक्ट लिख देता हूं, द सम इज 4, है ना, पूरा लिख दिया, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ठीक है। तो चार सम लाने वाले इन 36 में से एलिमेंट्स आपको सोचने हैं, और ये आपने क्लास 10th में भी सोचे हैं, तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा नहीं, आप यूं ही बता दोगे खुशी। सम 4 देने वाले बोलो, 1,3, हाँ दैट्स इट। क्या, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो गया ई। अब गिवन दैट क्या है वो पढ़ लेते हैं। नाउ द इवेंट एफ इज ऑल्सो गिवन दैट कि दोनों पे डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, द टू नंबर्स ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, डबलेट्स नहीं है मतलब, है ना। तो अब उस सैंपल स्पेस में से मैं फिल्टर करने लगूं कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। हाँ, जैसे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनके डिजिट्स डिफरेंट है, तो सेम वाले तो ये सेलेक्ट होते हैं, मानते हो? सेम वाले ये सेलेक्ट हो जाते, डबलेट्स डबलेट्स 1, 1, डायगनली ऐसे करते करते ये सेलेक्ट हो जाते। ठीक है, तो अगर ये सेम कहता ना तो मैं लिखता 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, लेकिन मैं बेवकूफ हूं जो 30 लिखूंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा एन ऑफ एफ हो जाएगा, सो एन ऑफ एफ हो जाएगा 30। हाँ बोलो, डिफरेंट चाहिए ना। सेम के अगर 6 हैं 36 में से, तो डिफरेंट के 30 नहीं होंगे। अब आपने सर लिखे क्यों नहीं अलग अलग? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि लिखना ही नहीं है, आपको अंडरस्टूड मानना है, समझ आ रहा है खुशी? ठीक है, अगर सेम के कहता तो मैं लिखता, ठीक है ना, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। तो 30 एलिमेंट्स वो हो गए जो डिफरेंट देते हैं। अब आपको जब आपने लिखे नहीं है तो आपको माइंड में तो रखने, यहाँ पे रखने की 30 एलिमेंट्स कौन से जो, क्योंकि अभी आपको इंटरसेक्शन भी कराना है। तो इंटरसेक्शन में अगर अगर माइंड में नहीं रहेगा तो कैसे आप इंटरसेक्शन कराओगे? अब फायदा यह है कि इंटरसेक्शन 3 एलिमेंट्स का ही कराना है, अगर ये भी ज्यादा होते तो फिर लिखने पड़ते शायद, है ना। ठीक है, तो नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इनमें से इनमें से आप डबलेट हटा दो ना, डबलेट हटा दो। 2,2 जो होगा वो इसमें नहीं होगा, इन 30 में 2,2 शामिल नहीं होगा, बाकी सारे शामिल होंगे। तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन 1,3 एंड 3,1 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो और खत्म करो इस क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ विल बी व्हाट, 2। सो नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट जो भी उसने कहा है, that the sum of the numbers on the dice is 4 given that the two numbers appearing on the throwing two dice are different is given by, ये तो कॉपी पेस्ट कर ही दोगे, कर देना, मार्क्स चाहिए तो, बाकी आपकी मर्जी। is given by probability of E on F, which is equal to probability of E intersection F and probability of F. So E intersection F की probability कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देना, इसके 36 हैं, दो डाइस है तो, है ना। 2/36 और इधर
30/36। सो द आंसर इज 2/30 यानी कि 1/15। चेक करो आंसर। चेक करो। और अगर नॉट डिफरेंट कहता मैं, सेम कहता, कुछ भी बेटा सेम चाहिए तो अब 2,2 चाहिए, इंटरसेक्शन में 2,2 ही आएगा, 1/30 आता ना। अरे नीचे तो 30 ही रहेंगे ना। मुझे जो चाहिए, अच्छा एक मिनट रुको। द टू नंबर्स ऑन टू डाइस आर सेम कह दिए मैंने। अच्छा सेम कह दिए तो 1/6, 1/6 आएगा। 1/6 आएगा, सही कह रहे हो। देखो अगर मैंने कहा सेम, तो सेम में अब 6 तो हो गए नीचे, और उन 6 में से एक ही है जो 4 आपको सम देता है ना, 2,2, तो 1/6 हो जाए। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, चलो तो ऐसे आप कितने भी क्वेश्चंस करो, घर पे बैठ के भी आप करते हो ना, तो आप अलग अलग सोचा करो, ऐसे पीछा मत छुड़ाया करो। कई बच्चे क्या कहते हैं, चलो छूटा पीछा अगले पे आ, आप गुस्सा करो, आप अपने आप को उलझाओ कि अरे यार ये क्वेश्चन ऐसे ना कि ऐसे आ जाए, तो फिर क्या होगा। और फिर आप खुद सोचो नहीं आता है तो आगे टीचर से डिस्कस करोगे, सर मैंने ऐसे सोचा था तो मुझे समझ नहीं आया कि इसके बाद क्या होगा। अगर आप खुद अपने आप को उलझाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं उलझा पाएगा। और अगर आप अभी भागोगे, छोड़ के भागोगे उसको कि चल पीछा छूटा अगले पे आता हूँ, तो फिर आप एग्जाम में उलझ जाओगे क्वेश्चन से। ठीक है ना, डन। तो क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा करना है, 15, एंड 15 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले उससे रिलेट करता है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो डेटा गिवन है ना वो इतना मजेदार नहीं है। इस डेटा के हिसाब से क्या है आंसर आना, मतलब इस डेटा के हिसाब से जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन तो बड़ा सरल है, बट एक्चुअली इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देना तो क्वेश्चन अच्छा है ना। देखो पढ़ कर लेते हैं हम एक बार। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। आपको एक्सपेरिमेंट क्या गिवन है कि एक डाय थ्रो कर दिया हमने। डाय थ्रो किया, आगे सुनो। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा डाइस के अंदर, 3 and 6, तो अगेन थ्रो करो डाई को, थ्रो द डाई अगेन। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है, 3 या 6 आ जाता है, तो थ्रो द डाई अगेन। और अगर कोई दूसरा नंबर आता है, बचा कौन सा दूसरा नंबर, 1, 2, 4, नहीं 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 ये आ जाता है, तो फिर टॉस है कॉइन, तो फिर कॉइन टॉस करो। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइज है। तो ये तो बात की बात है, पहले इसका एक टेबल या चार्ट कुछ तैयार करना पड़ेगा कि ये हो जाए तो ये होगा, ये हो जाए तो ये होगा। तो शुरुआत में आपके पास एक डाइस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डाइस है, इसको आपने थ्रो करना स्टार्ट किया। तो जैसे आपने इसको थ्रो किया तो क्या पॉसिबल केसेस है, क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ये हो सकता है, फाइन। अब वैसे तो ये 6 बार में से टूटना चाहिए, लेकिन इन 6 को भी तो उसने दो ही डेफिनेशन में डिवाइड किया है, मल्टीपल ऑफ 6, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, ऐसे तो डिवाइड किया है। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं क्यों 6 में डिवाइड करूं, मैं उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो ही बातें कहूंगा कि या तो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि इसको लिख देता हूं मैं मल्टीपल ऑफ 3, और इसको लिख देता हूं नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या उसने जैसे लिखा, उसने क्या लिखा एनी अदर नंबर, तो मैं भी लिख देता हूं एनी अदर नंबर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अब मुझे बताया मल्टीपल ऑफ 3 होते क्या क्या है, या तो 3 या फिर 6, वो भी मेंशन कर देता हूं मैं। चार्ट आप ऐसा बनाओ कि देखते इसको समझ, या तो 3 या 6, और यहाँ पे एनी अदर नंबर क्या आएगा, 1, 2, 4, 5। ठीक है, डन यहां तक। अब अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो करना क्या है खुशी, फिर से डाइस फेंकना है, फिर से डाइस फेंकना है। तो यहां से आप फिर से डाइस फेंकना शुरू करोगे। तो अगर 3 आएगा तो भी डाइस फेंकोगे, और 6 आएगा तो भी डाइस फेंकोगे, और डाइस फेंकोगे तो वापस 6 आउटकम्स हैं। तो 3 आने पे 6 आउटकम्स हैं, और 6 आने पे 6 आउटकम्स, यानी टोटल 12 आउटकम्स यहां से भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से फिर से डाइस फेंकना शुरू करूंगा। तो या तो जो आउटकम्स आएंगे वो ऐसे आएंगे, 3 तो आ चुका है, उसके साथ 1 का कॉम्बिनेशन, या फिर 3 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन, या फिर 3 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन। मजेदार क्वेश्चन नहीं है बड़ा। 3 के साथ 3 तो पहले आ चुका है, फिर से 3 आ गया, 3 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन, फिर 3 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, फिर 5 का कॉम्बिनेशन, एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6 का कॉम्बिनेशन, फाइन। और ऐसा ही 6 के साथ भी तो हो सकता है, यानी कि 6 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन, 6 के साथ 2 कॉम्बिनेशन, 6 के साथ 3, एक मिनट, 6 3
6 4 6 5 6 6। फाइन। और इधर देखते हैं क्या होता है। इधर क्या होगा कि अगर इसके बाद आपको डाय थ्रो नहीं करना, आपको क्या थ्रो करना है, कॉइन। तो कॉइन थ्रो करना है तो हर एक के दो दो आउटकम्स है, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 8। तो देखो 1 के साथ क्या हो सकता है, 1H या फिर 1T। अब इसके 1 और H के बीच में कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएटेड है। वहां पे अगर मैं कॉमा हटा दूं तो 31 32 रीड हो जाएगा, इसलिए वहां पे कॉमा लगाने की जरूरत है ना। तो 1H या फिर 1T, दो आउटकम्स। 2 के साथ भी यही कहानी है, 2H या फिर 2T। 3 के साथ भी यही, 3H कॉमा 3T। ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं एक्चुअली, पर चलो मैंने लगा दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए। 3 तो है ही नहीं, क्या 3H 3T कर रहे हो, सो रहे हो क्या। 4H और 4T। 3 कहां से आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5H और 5T। इतना मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, बाहर तक आवाज आती है कई बार, तो कई बार तो बाहर कहते हैं आप चिल्लाते क्यों सर इतना। फिर भी आप लोगों को नींद आ जाती है। तो कोई अगर ऐसा कोई टीचर हो जो वैसे ऐसे पढ़ाता हो बेटा ऐसे, तो उसमें तो शायद आप खर्राटे मारने शुरू कर दो यहाँ पे, हाँ उठाना पड़े कि भैया क्लास खत्म, घर जाओ अपने अपने घर। ठीक है, चलो आओ। और आपसे पूछता हूँ बीच बीच में, बताओ बताओ, तो अगर आपसे पार्टिसिपेशन नहीं मांगू तो भी सो जाओ शायद आप। हाँ जी, चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब सपोज करो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं मैं भी, मैं ना आपसे कुछ जनरल चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इसमें से अगर मैं आपसे 4H की प्रोबेबिलिटी मांगता, 4H दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं, ये सारे सैंपल पॉइंट्स हैं। मतलब अगर मैं एस एस लिखूं ना, एस, तो मैं एस ऐसे लिखूंगा, एस इक्वल टू ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, ऐसे ही तो लिखूंगा। भाई यही हो सकता है दुनिया में, अगर यही एक्सपेरिमेंट हो तो इसके अलावा कुछ हो सकता है कि बता दो, नहीं होगा। तो ये सैंपल स्पेस है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस सैंपल स्पेस में बेटा एक है ना, मैं तो लिख देता हूँ सैंपल स्पेस को इस तरीके से डिवाइड करना शुरू किया। हाँ, मैं अगर आपको कहूं कि बेटा इसमें से 4H आपको दिख रहा था, तो उस 4H की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4H आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप कैसे निकालोगे खुशी, 4H जो एलिमेंट दिख रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, कैसे निकालोगे। पूरे को सैंपल स्पेस मानना ही है, बिल्कुल है ही वो सैंपल स्पेस, मानना क्या है। ठीक है, मान लिया। अब पर अपन को फूड ऐसी चाहिए तो वो मतलब लिमिटों के नीचे तक ही रह गया, क्योंकि अच्छा, ऊपर वाले में तो मल्टीपल ऑफ 3 और 6 ही था, तो आपको कहीं टाइम 4 होगा, देन और नीचे वाले को बन जाएगा। 1/8, यानी कि आपने नीचे वाले को सैंपल स्पेस मान लिया। नीचे 8 आउटकम्स हैं और ऊपर 8 आउटकम्स में से 4H एक बार है, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटली क्लास 10th वाली लॉजिक, ठीक है ना। जिसको अपन कहते हैं थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल अप्रोच, है ना। ठीक है साहब, मुझे बताओ, आप कहते हो 1/8 चांसेस हैं। अगर मेरा मल्टीपल ऑफ 3 आया होता तब तो 0 चांसेस है। तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो दो बातों को। ओवरऑल 4H के 1/8 चांसेस कैसे हुए, मुझे ये समझाओ। क्योंकि 4H तो आएगा ही तब जब नीचे वाला केस हो, ऊपर वाला ऊपर वाला तो 0। तो उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, उसको, उस एस्पेक्ट को आप इस एक्सपेरिमेंट से कैसे हटा सकते हो, नहीं हटा सकते ना। तो 1/8 तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने गलत ही बताया। ठीक है, और कुछ, 1/20। हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, क्यों, क्योंकि टोटल जोड़ दिए मैंने, 12 ऊपर है और 8 नीचे है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 20, है ना। और उसमें से मुझे एक एलिमेंट चाहिए फेवरेबल, तो 1/20 आपने लगा दिया। ये थोड़ा सा जस्टिफाइबल लग रहा है आपके आंसर के मुकाबले, बट है तो ये भी गलत, है तो ये भी गलत। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि सारे के सारे आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली कि आपने 1/20 कर दिया। इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बताए थे मैंने, सबके बराबर आने के चांसेस हैं या नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, आप तो मुझे केवल और केवल एक चीज बताओ, मैं आप दोनों में से एक गेम खिलवाऊं। मैंने कहा डाइस थ्रो करूंगा, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो तू जीतेगा, और नहीं आया तो ये जीतेगी। तो तू कहेगा सर चीटिंग है, तो वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी वो जीती जिताई है, उसके चांसेस ज्यादा है। क्योंकि ये तो 4 केसेस लेके बैठी है, मुझे तो 2 ही दे रहे हो आप। तो हम दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स मिले ही नहीं हमको। समझ गए, या तो ऑड इवन करो, ऑड आएगी तो ये जीतेगी, इवन आएगा तो मैं जीतूंगा। आपने कैसे कर दिया। तो 4H जो है ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज्यादा पलड़े में भारी है, 1/20 कैसे मानोगे आप उसको, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 आने के चांसेस कम है और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 आने के चांसेस ज्यादा है।
समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, ये सब पता है कब करा जाता है? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताऊं? कई बार क्या होता है कि सट्टेबाजी होती है क्रिकेट मैचेस में, तो क्या कहते हैं कि अगर ये मैच जीता तो इंग्लैंड फाइनल में जाएगी, वो ऐसा हुआ तो वो उधर से एलिमिनेट हो जाएगी, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके सट्टे लगाते हैं सट्टेबाज लोग। हमको ऐसा करना नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? ये शेयर्स प्राइजेस में अपन जैसे पैसा लगाते हैं, वो तो एक तरीके से लीगल चीज है, ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वहां पे भाई ये ऐसा हो जाए, मान लो कल भूकंप आ जाए तो ये शेयर प्राइस ऐसे आ जाएगा, भूकंप ना आया तो ऐसे आ जाए। बहुत बार सारी बार मीटिंग हो रही होती है कोई बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे, मीटिंग का रिजल्ट ये आया तो ये शेयर प्राइस इधर जाएगा, ये आया तो ये जाएगा ना। तो ये सारा वहां पे एनालाइज किया जाता है। तो कुल मिला के ना तो 1/20 सही है और ना 1/8 सही है। ये तो चीज समझ में आ गई। और मैंने आपको क्या कहा था, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के एंड तक आते आते उसका आपका ये मैं भ्रम खत्म कर दूंगा कि नंबर डिवाइडेड बाय नंबर प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि नंबर डिवाइडेड बाय नंबर से 1/20 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, दोनों गलत है। प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो क्लास 11th में सीखी थी हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्या करता था वो? प्रोबेबिलिटी डिवाइड कर देता था। क्या करता था? कैसे डिवाइड करते हैं सर? अब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखना बेटा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, डाइस को थ्रो किया तो 6 आउटकम्स की बराबर प्रोबेबिलिटी है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 है। यहाँ पे कितने आउटकम्स है? 3 और 6। तो 3 की खुद की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/6। इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/6। अब 3 कितनों में डिवाइड हुआ? 6। तो 1/6 को 6 में डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट बराबर बराबर। भाई एक आदमी के 2 बेटे हैं, तो 2 बेटों में से एक के 4 बेटे हैं, एक के 10 बेटे हैं, तो वो अपनी हिस्से में से देगा ना 10 को, और वो अपने हिस्से में से 20 को देगा। वो थोड़ा ना बाप दादा के हिस्से में से बराबर डिवाइड करेगा। उसकी क्या गलती? उसने 4 पैदा की, इसने 10 पैदा की। समझ गए ना? तो अब ये अपने हिस्से में से 1/6 हिस्से में से 6 को बांटेगा, तो 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 एंड 1/30। थोड़ा कंजस्टेड है, समझ गए? सिमिलरली ये भी बांटेगा, तो 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 एंड 1/36। अब ये क्या कहता है? एनी अदर नंबर आए तो फिर आप कॉइन को टॉस करना है आपको ना, अगर दूसरा कोई नंबर आता है तो कॉइन। तो इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 की आने की स्टार्टिंग में? 1/6। इनकी तो सबकी एक से लेके 6 की तो 1/6 ही थी ना। 1/6 1/6 एक्सियोमेटिक अप्रोच लग रही है। अब ये 1/6 2 में बट गया, तो 1/12 1/12 होगा। 1/6 डिवाइडेड बाई 2 बोलो 1/2। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/12 1/12। ये भी क्या हो जाएगा? 1/12 1/12। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/12। नीचे लिख देता हूँ 1/12 1/12। अब आप 1/36 1/36 कितनी बार आ रहा है? 12 बार। ठीक है ना, 1/36 12 बार आ रहा है, इंटू 12। और 1/12 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। जोड़ो इनको, 1 आना चाहिए 8 बार। जोड़ो इनको, अगर ये 1 बनता है तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है, नहीं तो बीच में कोई शायद हिस्सा कोई खा गया। जैसे अपन ने प्रॉपर्टी डिवाइड करना शुरू किया, दादा तक, दादा से बेटा, बेटे से पर पोता, ऐसे पहुंच गए। फाइनली सारी प्रॉपर्टी डिवाइड होकर और टोटल प्रॉपर्टी जितनी थी उससे मैच हो गई, दैट में सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो बीच में हो सकता है कोई दलाल खा गया थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो तो 1/36 इंटू 12 क्या होगा? 12 से 3 टाइम 1/3, और ये 2/3। तो ये आपको रफली चेक करना है। कुल मिला के इसमें ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया बेटा, आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूं, अब बताओ 4h की प्रोबेबिलिटी 1/12। 4h की प्रोबेबिलिटी 1/12, दैट्स इट, खत्म बात। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कल 4h प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना? 4h की प्रोबेबिलिटी तो 1/12 है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस, अब ये जो अभी मैंने पूछा ना आपसे, बताओ 4h की प्रोबेबिलिटी, ये तो क्लास 11 का क्वेश्चन है। ये तो क्लास 11 का क्वेश्चन है, चार्ट बना के पूछता था, बताओ 6,2 की प्रोबेबिलिटी 1/36। ठीक है ना? अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी इसके अंदर, है ना? अब कुछ कंडीशंस की बनोगी कि ये तो पता है, ये तो हो चुका है, अब बताओ ये कैसे होगा। समझ गए? देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल। कॉइन का टेल आना तो तय है, गिवन दैट क्या है, नहीं, कॉइन का टेल आना की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कॉइन के कॉइन के टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको ई ले लूं। तो नाउ लेट द इवेंट ई बी दैट कॉइन शोज ए टेल, कॉइन शोज ए टेल। तो मुझे बताओ ई के इवेंट स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे यहां से? कॉइन का टेल आना, कॉइन का टेल आना 1T 2T 4T 5T, 1T 2T 3T एंड 4T।
अब आप अगर इसको ऐसे लिख देते हो तो कर दोगे गलत, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है कि 4 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस होगा, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम होगा। ठीक है, तो अब यहां पे जाके बिल्कुल सच साबित हो जाती है बात कि नंबर डिवाइड बाय नंबर नहीं होता है, तो मैं ये लिखूंगा ही नहीं। मुझे पता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं लिखूंगा ही नहीं। मैं लिखूंगा ही कब, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ई, और जो इवेंट हो चुका है वो एफ होता है। क्या हो चुका है चेक करो, एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3, एटलीस्ट वन डाई, वन डाई शोज ए 3। ठीक है, तो कम से कम एक डाय में तो 3 आए, क्योंकि 2 डाय का इन्वॉल्वमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। कम से कम एक डाय में तो 3 आए, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 ये तो आएगा ही आएगा, और नीचे 6 3 भी आएगा, है ना। उसमें सेकंड डाय में 3 आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा मेरा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3। ठीक है, अगला काम इनका इंटरसेक्शन करना। अब बस यही डेटा इसमें ऐसा है कि इसमें इंटरसेक्शन 0 आ रहा है ना। यही डेटा अगर ऐसा होता ना जिसमें इंटरसेक्शन कुछ तो आता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग होता। ठीक है ना, इसलिए बहुत कंफ्यूज करता है हर साल बच्चों को। इसमें बच्चे है ना नंबर बाय नंबर कर देते हैं, क्योंकि आंसर उससे भी 0 आ रहा है। इत्तेफाक से नंबर बाय नंबर करने से भी 0 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बच्चा याद रख लेता है कि शायद नंबर बाय नंबर होता होगा, आंसर मैच हो गया ना। बट ऐसा नहीं है, आप एग्जाम्पल कर लो इससे पहले वाला, आपकी सारी जो भ्रम है वो खत्म हो जाएंगे कि नंबर बाय नंबर इज नॉट प्रोबेबल, इज नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी। तो ई इंटरसेक्शन एफ कर दें, तो ई इंटरसेक्शन एफ में मैं जब गया तो ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो इट विल बी एज इक्वल एज 5। ठीक है ना, अब इसका भी मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा। अब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप नंबर लिखना ही नहीं है, किसी का ही नहीं लिखना है, आपको सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है एक्चुअली। ठीक है ना, सो नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3। ठीक है ना, कॉइन का टेल आना, और हमको गिवन है कि एक कम से कम एक डाय में तो 3 था, इस गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी, जो कि कैसे लिखते हो, ई इंटरसेक्शन जी। अब आ रही है इस चीज की मेन, इस पूरे क्वेश्चन की सबसे मेन चीज। अगर आप यहाँ पे ई इंटरसेक्शन जी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहे हो जो कि है 0, और डिवाइडेड बाय टोटल थे 20, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अगर आप ऐसे कर रहे हो, जी का है एफ, हाँ मतलब गलती से हम मैंने जी लिख दिया, एक्चुअली एफ है वो, आना अभी ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर आप ऐसे कर रहे हो 0/20, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 7, 7/20, और अगर आप 0 कर रहे हो तो आपका आंसर मैच कर रहा है, बट ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि कल को अगर 0 नहीं होता कुछ और होता ना, तो इससे आपका आंसर गलत होता, आंसर किसी भी मैच नहीं होता, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नंबर काउंट करना ही नहीं है। फिर करना क्या है सर, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में जो एलिमेंट्स है सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी अलग चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है ही सही, लेकिन एफ की कुछ तो प्रोबेबिलिटी है। क्या है, एफ में क्या क्या एलिमेंट्स है, 3,1 3,2 3,3, तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो अभी अभी देखो उधर डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, 3,1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है 3,1 की, कहाँ है 36, तो 1/36 प्लस 1/36, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है ना, प्लस 1/36, ऐसे करते करते 7 है, तो 7 इंटू 1/36 करना पड़ेगा, 7 इंटू 1/36 करना पड़ेगा। सो इट इज लाइक 7/36, तो 0 डिवाइडेड बाय 7/36 करके फिर 0 लाना है। और पहले आप क्या कर रहे थे, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे थे अभी नंबर के हिसाब से, 7/20 कर रहे थे, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी तो 7/36 है। इस एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/36, और आप क्या कर रहे थे 7/20। अब वो तो ऊपर 0 था, तो वो 7/20 हो 7/36 हो, आपका आंसर मैच कर रहा था इत्तेफाक, लेकिन ऊपर कुछ और होता तो आंसर मिसमैच हो जाता। समझ गए क्या बेटा, समझ गए। एक एग्जाम्पल आज के आज करेंगे, टाइम हो गया नहीं तो मैं करवाता, है ना। इससे जस्ट एक्सरसाइज से पीछे वाला एग्जाम्पल है, वो आपको खुद करना। ये फटाफट ये 2 मिनट में तो खत्म करो, इसको डिलीट कर दूं, आंसर तो 0 मैच कर गया। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल करना आप, है ना, बता देता हूँ। जस्ट इससे पहले वाला सेम टू सेम पैटर्न पे, पर इसमें डेटा अच्छा है, इसमें डेटा ऐसा है जो आपके भ्रम दूर करेगा।
और इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो आपको भ्रम में डालेगा, डलना नहीं है आपको, है ना? सेम है, ठीक है ना? चलिए, तो अब वो लास्ट के 2 MCQs तो यूं ही है, चुन्नू मुन्नू, खत्म करो उनको, चुन्नू मुन्नू। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2। बी क्या है? तो ए ऑन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो होगा। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पूछिए आपसे, ए ऑन बी पूछा है, ओके, ए ऑन बी पूछा है और ए इंटरसेक्शन बी दिया ही नहीं है बेटे ने, तो ठीक है भैया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही 0 है तो ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या खाक एलिमेंट होगा? 0 ही आएगा। सो इट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0। 0/0 क्या होता है पता है? नॉट डिफाइंड। यस, नॉट डिफाइंड। एक्चुअली देखो, डिटेल में जाए तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, बट ठीक है, अभी ऑप्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रखा। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म मानी जाती है, नॉट डिफाइंड का भी अगला केस, ठीक है, बट चलो वो ऑप्शन में नहीं था, सो आंसर इज दिस। डन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर कंडे उसको देखें, कॉमन सेंस से देखें, पी ऑफ ई ए ऑन बी का मतलब क्या है कि बी तो हो चुका है, अब बताओ ए की संभावना। तो बी होने के चांसेस ही नहीं, तो हो कैसे चुका है? दोनों बातें कैसे कह रहे हो आप? इसलिए प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड है। आप एक तरफ तो कह रहे हो बी हो चुका है और एक तरफ कह रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि वो कैसे, जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वो कैसे हो सकता है? यानी वो नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो नॉट डिफाइंड। ओके, 17 देखो, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट ए ऑन बी और बी ऑन ए बराबर आ जाए, तो फिर क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कब कब हो सकता है, ऐसा सोचना है आपको, है ना? तो आप तो कुछ मत करो, इसका फॉर्मूला एक्सपैंड कर दो, ए ऑन बी इक्वल टू बी ऑन ए। तो बोलो ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है? यस, 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना? अब आप मानते हो इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, तो कॉम्यूटेटिव होता है तो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए आर वन एंड द सेम थिंग, कट गए तो फिर, है ना? क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। रेसिप्रोकल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ऑप्शन नंबर आप डी टिक करोगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है क्या? उसमें तो ऑप्शन नंबर बी है कि ए और बी इवेंट्स ही सेम है, सही है क्या ये? ऐसे कर दोगे क्या? ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हैं क्या? पी से पी काटा, देखो दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होने का मतलब ये नहीं है कि इवेंट ही सेम है, ऐसा कोई जरूरत है? इवेंट मैंने मान लिया, ए इवेंट है बारिश आना, बी इवेंट है भूकंप आना, और इत्तेफाक से उनकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मान लो सेम आ गई, तो इसका मतलब थोड़ा बारिश आना और भूकंप आना सेम बात है। दो घटनाएं अलग अलग है, प्रोबेबिलिटी सेम होना का मतलब ये नहीं कि इवेंट सेम। तो ऑप्शन नंबर डी ही टिक मार्क करोगे आप। ओके फाइन। सो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से खत्म होती है। कल से हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स अब शुरू हो जाएंगे यहाँ से, तो आप एग्जाम्पल्स कंप्लीट करें यहाँ तक, है ना? कल से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।